Hello, my dear students. Welcome to another lecture of Corporate Law with me, CA प्रीति अग्रवाल. इतनी डिटेल में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ना कि यार एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आ गई तो हम तो लिख के आएंगे एकदम परफेक्ट वर्ड बाय वर्ड. क्या बोलते हो? आई होप कि आप लेक्चर खत्म होने के बाद बैठ के उस डेफिनेशंस को लर्न कर रहे हो. यस. तो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर वॉट एवर वी हैव स्टडी. मतलब जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ करना है. और बेस्ट तो यही होगा कि जो पहले किया है वो भी आप करो और जो लास्ट लेक्चर में किए थे ना पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होते जाएगा मल्टीपल टाइम्स. थोड़ा थोड़ा पिछले सेशंस का उसके पहले के सेशंस का जो किया है वो भी रिवाइज करते रहो. लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, चलो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा जो अगला डिस्कशन है. लेकिन 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 बिना रिवाइज किए तो आगे हम कभी बढ़ते ही नहीं है ना. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ, क्योंकि हमने NOP ऐसे 3 क्लॉजेस किए थे. तो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ओन्ड माइनस द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ओड. तो ये वैसे कंपनी की वर्थ बताता है कि कितनी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है. Paid up share capital, add reserves, add securities premium, add profit, less losses, less accumulated losses, deferred expenses, miscellaneous expenses to the extent not written off. मुझे नहीं लगता है कि इस पे क्वेश्चन आएगा. उसके बाद हमने पढ़ा था कि नोटिफिकेशन क्या होती है. भाई बिल फाइनली जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, लेकिन जनता को तो पता ही नहीं इसके बारे में. तो हम आम जनता को बताते हैं बाय पब्लिशिंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट. तो पब्लिश करना मतलब नोटिफाई करना, नोटिफिकेशन देना. ऑफिसर कौन होता है? इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, मैनेजर, KMP और एनी ऑफिसर, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट. तो ये सारे मेरे ऑफिसर्स हो गए, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इन्हें हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी मानेंगे. Any person in accordance with whose directions or instructions the board is accustomed to act के लिए मैंने आपको केस लॉ दिया था गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने. ये एक रेफरेंस था कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये केस लॉ का रेफरेंस ले सकते. एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था. ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन द कंपनी, इनको हम लायबल करेंगे क्योंकि यही कंपनी मैनेज करते आ रहे हैं. होल टाइम डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन, मैम मेरा तो कोई KMP है ही नहीं कंपनी में. हाँ, तो फिर बोर्ड स्पेसिफाई करेगा ना. अगर बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं किया देन ऑल द डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट. अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट. हाँ, यही था एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन. द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट. अगर इशू ऑफ सिक्योरिटीज या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट होगा तो शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, बैंकर्स, इनको हम लायबल करें. 1 पर्सन कंपनी में देर इज जस्ट 1 पर्सन, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1. अच्छा, यहां पर मुझे ये भी रिवाइज करवाना था आपको. जस्ट बिकॉज आप ऑफिसर हो जरूरी नहीं है कि आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो जाओगे. डिफॉल्ट में वही पर्सन लायबल होगा जिसको ये सारी चीजों का पता था, नॉलेज ही. तो देखो हमने हाईलाइट भी किया है ना बहुत जगह पे. उसको पता था, ही वॉज अवेयर, ही न्यू अबाउट इट. तो ये कभी मत समझना कि ये ऑफिसर है तो यही ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी हो जाएगा. नहीं, मैं ऑफिसर हूं लेकिन मुझे नहीं पता था ये सारे काम हो रहे हैं. मेरे से छुपा के ये सब किया था. आई एम नॉट एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट. तो जो अपना कंसेंट दे देता है या फिर जो पार्टिसिपेट करता है या फिर वो खुद ही सपोर्ट करता है, आइडिया देता है, दैट पर्सन इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट. तो जस्ट बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर मैं लायबल हो जाऊंगी ऐसा नहीं है. मुझे ये सब चीजों के बारे में पता था. अच्छा, दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है कि मुझे पता था या फिर मैंने ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया या फिर मैंने उसको अलाउ किया, हाँ भाई करो. अच्छा, दूसरी बात, जब मुझे पता चला तो मैंने उसको प्रिवेंट करने का कोई एक्शन नहीं ली. तो लॉ बोलता है कि जब आप यहाँ पर लायबल रहोगे, आपने ये सब काम किए, तभी आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे. आप अगर इनोसेंट हो तो आपको लायबल नहीं किया जाएगा, कोई पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट.
अच्छा, पेड अप कैपिटल मतलब जो हमने पे कर दिया है। प्रिस्क्राइब के लिए हम रूल्स देखेंगे। प्रमोटर मतलब जो कंपनी को सबसे पहले स्टार्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट। ये हम पढ़ेंगे व्हेन वी कम टू द चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे प्रोस्पेक्टस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये तो सिर्फ पब्लिक इशू में आता है। बाकी अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करो या पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हो, उसको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं। फिर हमने पब्लिक कंपनी को भी छोड़ दिया था, बोला हम बाद में पढ़ेंगे, एंड दैट इज वेयर वी एंडेड अवर सेशन। आज के सेशन में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को लर्न कर सेक्शंस को लर्न कर लेंगे। तो ये है हमारे सारे सेक्शंस और हमारी स्टोरी। So these are the clauses that begin with the letter R. स्टोरी कुछ इस तरीके से है। अब देखो ना, हमने शेयर्स इशू कर दिए, डायरेक्टर्स, ऑफिसर सबको अपॉइंट कर दिया। अब शेयर्स को लिस्ट करने की बारी आ गई है। कहाँ लिस्ट करें, ये सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही है मेरे माइंड में। एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ही करना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। लेकिन उसके पहले चेक कर लेना आपका रजिस्टर है कि नहीं। अरे मैंने इसको ना हिंदी में भी लिखा था, ये रही वो स्टोरी। शेयर्स लिस्ट कहाँ करें? अरे ऑफ कोर्स रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। लेकिन रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपका नाम है ना, तभी आप लिस्टिंग कर सकते हो। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक बार चेक कर लो आप। और हाँ, आरओसी को लिस्टिंग के बारे में बता देना, ये जरूरी है। सबसे पहले तो आपका नाम रजिस्टर में आना चाहिए और फिर आरओसी को पूछ लेना। लॉजिक मत फाइंड करो, ये सिर्फ स्टोरी है। स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने रिलेटेड पार्टी या रिलेटिव्स को भी लेके जा सकते हो। उन्हें रेम्यूनरेशन देने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही फ्री में आ जाएंगे। चलो ये लिखो। ओके, स्टार्टिंग विद लेटर एस। भाई सेक्शन सॉरी क्लॉज 80 से लेके 83, ये लोग तो गुम हो गए हैं यार। उन्हें ढूंढने के लिए पैसे चाहिए, अपने शेयर्स बेच दो, पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरी तो स्मॉल कंपनी है, ज्यादा पैसे भी नहीं है। हमारा तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कम है। एक आइडिया करते हैं, एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके स्वेट इक्विटी शेयर्स मेरे पास हैं, वो बेच देते हैं। देखो, इजी है स्टोरी। चल लिखो। क्लियर। प्लीज स्टार्टिंग विद टी एंड अदर क्लॉजेस। इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं डाला। ये भी लिख लिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस द क्लॉज रजिस्टर ऑफ कंपनी। देखो, आरओसी को पता तो होना चाहिए ना कि उसके एरिया में कितने कंपनीज उसने रजिस्टर करवाई हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये जो रजिस्टर है, इट इज मेंटेन्ड बाय द आरओसी। इट मीन्स अ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक रजिस्टर है। कौन मेंटेन करता है? रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? या तो पेपर पे या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो हु मेंटेन्स इट? आरओसी। हाउ इट इज मेंटेन्ड? आइदर ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मोड। रजिस्ट्रार कौन होता है? अरे आरओसी अपना। ये काम क्या करता है? देखो, ये ना दो काम करता है। एक तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है। तो कोई न्यू कंपनी होगी तो उसको इनकॉर्पोरेशन में मदद करता है। या फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब मैम, क्या ये जाके वहां पे काम करवाता है या ये खुद मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है? नहीं, ये एग्जिस्टिंग कंपनीज को बोलता है भाई तुम रिटर्न फाइल करो, तुम ये डॉक्यूमेंट फाइल करो, तुम ये रिपोर्ट फाइल करो, तुम ये फॉर्म फाइल करो, ताकि मैं देखूं तो सही कि तुम बराबर से बिजनेस कर रहे हो कि नहीं। तो ये उनकी रनिंग में, मतलब वो उनको
सही करवाता है, देखो तुम सही से काम कर रहे हो कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे भेजो, देखूं तो सही। तो ये उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाएगा, रजिस्ट्रार आ जाएगा। एडिशनल रजिस्ट्रार ज्वाइन, ये सारे हायरार्की हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रार्स बोल दो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैविंग द ड्यूटी ऑफ, क्या काम करते हैं ये लोग, रजिस्टरिंग द कंपनी, और जो बाद में फंक्शन है वो डिस्चार्ज करते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट। रिलेटेड पार्टी, यार ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी। अब देखो, मैं ये जानती हूँ कि हमको डेफिनेशन पढ़नी है, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी कौन है, वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो जान लो कि रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ही क्यों, मतलब वाई, लॉजिक समझो। ठीक है, अब ये देते, हाँ ये तो पढ़ेंगे कि डायरेक्टर के एमपी उनके रिलेटेड, हमारे रिलेटेड पार्टी है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता क्या है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। अब आप सोचो, आपकी एक कंपनी है, वो बाहर वालों को गुड्स 100 रुपीज में बेचती है, लेकिन अपने ही डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स को 80 रुपीज में देती है। क्यों भाई, ये नाइंसाफी क्यों? नहीं नहीं मैम, अपने ही है ना, हमने उनको डिस्काउंट दिया। पूछा क्या मेंबर से? बाकी लोग तो 100 रुपीज दे रहे हैं, मतलब कंपनी को तो 100 रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ पर कंपनी को कम पैसे मिल रहे हैं, तो क्या तुमने कंपनी को ये पूछा कि हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ मैं मानती हूँ अपने ही डायरेक्टर्स हैं, क्या तुमने कंपनी को पूछा कि इनको डिस्काउंट पे दूंगा तो चलेगा? नहीं ना। तुम कर क्या रहे हो? तो तुम आउटसाइडर्स का फायदा करवा रहे हो और कंपनी का नुकसान करवा रहे हो। ये तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी मतलब यार अपना ही ऑफिसर है, अपना ही डायरेक्टर है यार, उसका रिलेटिव है यार, पहचान वाला है ना, तो क्या हुआ, कंपनी का नुकसान क्यों करवा रहे हो? इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को सुपरवाइज करना, स्क्रूटनाइज करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत छोटी सी बात बताई है मैंने आपको। आप इमेजिन करो कि दो कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर कॉमन है, तो ये लोग तो यार कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको कुछ भी दिखाना रहेगा, नहीं तो दिखा देना, हाँ दिखा दूंगा। दोनों कंपनी के डायरेक्टर सेम है, अरे हाँ कर लेंगे, अभी क्या कर सकते हैं वो लोग। सुनो मेरी बात, कंपनी ए को अपनी सेल्स ज्यादा दिखानी थी, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना था। अब उसके डायरेक्टर और कंपनी बी के डायरेक्टर सेम है, तो ये लोग गए यहाँ पर, अरे सुनना, सेटिंग करना, मुझे सेल बढ़ानी है, एक काम कर मुझे बेच दे। तो ये सेल मैंने दिखाई कि मैंने कंपनी बी को कर दी, प्रॉफिट बढ़ा दिया। और फिर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, मैंने दिखा दिया, देखो इतनी सेल हुई, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। और फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, इन्होंने वही सेल्स रिटर्न कर दिया और मेरा प्रॉफिट वापस नॉर्मल पे आ गया। तो ये जो हेरा फेरी होती है ना, ये जो स्कैम्स होते हैं, ये इस रिलेटेड पार्टी में ही पॉसिबल होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं यार, तू और मैं भाई भाई। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट हैव अ प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेशन। जैसे मेरे एग्जाम्पल में डायरेक्टर्स, इनके बीच में क्या अरेंजमेंट था? देख बाहर वालों को तो 100 में देता है, वो कर देना कम। तो इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन थी, उसमें हमने कुछ अरेंजमेंट कर दिया है जहां पर थर्ड पार्टी को फेवर्ड ट्रीटमेंट मिल रही है, भाई उसका फायदा हो रहा है और कंपनी का नुकसान हो रहा है। वाई आर दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्क्रूटनाइज? क्या जरूरत है? रिलेटेड पार्टी में गेट फेवर्ड ट्रीटमेंट, मतलब उनको फायदा हो रहा है, या तो हम कम प्राइस में दे रहे हैं, या फिर उनको ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है, बाकी लोगों को कम। दिस मे अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस और द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द। अब सुनो, क्या हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसी गलत होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन किया, आर्म्स लेंथ मतलब जो प्राइस पे मैंने आउटसाइडर्स को बेचा, वही प्राइस पे मैंने डायरेक्टर को भी बेचा। तो जैसा मैं बाहर वालों को ट्रीट करती हूँ, वैसे ही मैं रिलेटेड पार्टी को भी ट्रीट कर रही हूँ, तो वो रिलेटेड पार्टी होते हुए भी कोई प्रॉब्लम है, कर सकते। ठीक है,
आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कंपनी इज सेलिंग एट 100 रुपीज टू डायरेक्टर्स, तो ये अलाउड है, ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम। तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करोगे तो फिर हमको आपत्ति है भाई। Concern arises only when the transaction is beneficial to the related party and detrimental to other stakeholders. Stakeholders मतलब शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, पब्लिक, सोसाइटी, सब आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स। स्टेक होल्डर वाइडर टर्म है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन इसी को फायदा कर रही है, इसको नुकसान कर रही है, तब वो नजर में आएगी और तब हम उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेंगे, अदरवाइज ठीक है कर लो। Therefore, transparency is essential. Specific compliances with respect to related party transactions are imposed. ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है कि भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम ये समझने में कि हमारी रिलेटेड पार्टी कौन है। ये लिखो पहले, लिखा ना? ये एग्जाम्पल लिखो। ये भी लिखो कि अगर आर्म्स लेंथ पे होगा तो हम अलाउ करते हैं, नजर रखेंगे लेकिन अलाउ कर। हो गया ना? अब मेरे पास ने एक नोट है, मुझे लगता है डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट से ही हमारा काम हो जाएगा। इसी को आप सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते। हाँ, विद रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अब जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में डाला है ना, ये लोग हमारी रिलेटेड पार्टी हैं, ठीक है? अब एक कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव हमारी रिलेटेड पार्टी है, इनकी ट्रांजैक्शंस पे हम नजर रखेंगे। कंपनी की केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल और उनके रिलेटिव्स हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हैं। क्यों नजर रखेंगे? क्योंकि इनके साथ स्कैम्स हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि होता ही होगा, हो सकता है, ये देखना जरूरी है। अब सुनो, मेरे कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। फिर से, कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव फर्म में पार्टनर है, इसीलिए वो फर्म हमारी रिलेटेड पार्टी है। मेरे कंपनी का डायरेक्टर और इस फर्म का पार्टनर सेम है, मतलब मेरे कंपनी का डायरेक्टर वो फर्म में भी पार्टनर है, तो वो फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी है। डायरेक्टर कॉमन होने की वजह से कुछ भी बोल सकता है ना, वो सेल वाला ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया। कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर है। अब मिस्टर एक्स कंपनी के डायरेक्टर हैं और मिस्टर एक्स ये प्राइवेट कंपनी के भी डायरेक्टर हैं, तो दोनों कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी हुए, ठीक है? तो कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव एक प्राइवेट कंपनी में या तो मेंबर है या डायरेक्टर। मेरे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है। क्या बोला मैंने? मेरे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर इस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो एक पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी हुई। अब सुनो, मिस्टर ए कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर ए पब्लिक कंपनी का भी डायरेक्टर, तो ये पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी हुई। यस। अब यहां पर ना एक और रिक्वायरमेंट भी है, सिर्फ डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टर और मैनेजर या फिर रिलेटिव के साथ होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द पब्लिक कंपनी। ये क्यों डाला? देखो, आप तो फिर ऐसे बोल सकते हो कि सब रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी, तो क्या मैं किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकती?
तो हमने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हर किसी ट्रांजैक्शन पे तो हमको नजर नहीं रखनी है। अब आप किसी और पब्लिक कंपनी के अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो तो एक पर्सन तो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है ना। लेकिन अगर आपने अपने रिलेटिव के साथ, मैम अगर वो अकेले ओन करता तो भी आप रिलेटेड पार्टी बन जाओ। आप डायरेक्टर हो और ये एंड लिखा है, मतलब दोनों रिक्वायरमेंट्स होंगी तभी जाके वो पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है। डायरेक्टर, मैनेजर और उसका रिलेटिव ओन करता है 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द पब्लिक कंपनी, तो ये पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर या मैनेजर इंडिविजुअली, मतलब अकेले 2% से ज्यादा होल्ड करता है तो भी वो पब्लिक कंपनी रिलेटेड पार्टी होगी। मैंने क्या क्लैरिफिकेशन दी यहां पर? या तो वो अकेले होल्ड करता है या वो अपने रिलेटिव के साथ मिलकर अगर 2% से ज्यादा होल्ड करता है तो वो पब्लिक कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी है। आई रिपीट, ये डुअल रिक्वायरमेंट है, मतलब आप डायरेक्टर हो और आपका 2% उसमें शेयर भी है। ये वीडियो पॉज करके लिख लो। कितना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को आदत है, आई रिपीट, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को आदत है कि वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर से पूछे बिना कोई काम ही नहीं करता। अ बॉडी कॉर्पोरेट whose board of director, managing director or manager acts with the advice, direction, instruction of the director or manager of my company। मतलब एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर से बिना कंसल्ट किए, बिना डायरेक्शन लिए आगे ही नहीं बढ़ता, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी रिलेटेड पार्टी। अच्छा, हमारी कंपनी एक ऐसे पर्सन के पास जाती है जिससे पूछे बिना वो आगे ही नहीं बढ़ती, तो हमारी कंपनी ऐसे पर्सन के पास जाती है जिसके एडवाइस और डायरेक्शन के बिना मेरा डायरेक्टर एक्ट ही नहीं करता। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट हमारे डायरेक्टर को पूछ रही है और यहाँ पर कंपनी किसी और को पूछ रही है, दोनों में फर्क है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर हम किसी के पास जा रहे हैं और वो जो बोल रहा है हम वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन ये बहुत अच्छा उन्होंने एक्सक्लूजन दिया है यहाँ पर कि भैया देखो, अगर आप किसी सीए से बिना पूछे काम नहीं करते, एडवोकेट से बिना पूछे काम नहीं करते, तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। ये तो उनका काम है, ये तो उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो लोग एडवाइस दे रहे हैं। So it excludes if that advice is given under professional capacity. Any other person, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी का एसोसिएट उसकी रिलेटेड पार्टी है। कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी का एसोसिएट उसकी रिलेटेड पार्टी। तो ए लिमिटेड had a subsidiary बी लिमिटेड, तो मेरे कंपनी की सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, अब इसकी दो सब्सिडरीज हैं, बी और सी लिमिटेड, तो ये दोनों एक दूसरे की भी रिलेटेड पार्टी होंगी, दैट इज सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग। मतलब ये फेलो सब्सिडरी की बात करें, फेलो मतलब ये दोनों, फेलो मतलब यार मेरा दोस्त, मेरे साथ, मेरा यार। तो सी और बी ये दोनों भी सब्सिडरी, मैंने रिलेशन बनाई है, देखो इधर एक कंपनी है, तो ये पॉइंट ए का जो है ना, ये एक ही इधर है। एक कंपनी है, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट रिलेटेड पार्टी है। मतलब कंपनी एंड होल्डिंग, कंपनी एंड सब्सिडरी
कंपनी एंड एसोसिएट, ठीक है, ये लोग रिलेटेड पार्टी हैं। लेकिन एक कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं, तो ये लोग तो रिलेटेड पार्टी है ही हैं। कंपनी एंड सब्सिडरी 1, कंपनी एंड सब्सिडरी 2, ये लोग तो रिलेटेड पार्टी हैं। साथ में S1 और S2 भी रिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल। अब थर्ड वाले का एग्जाम्पल देख, इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर वेंचरर। सुनो, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में इतने शेयर्स खरीदे हैं कि अब वाई लिमिटेड की 20% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्स के पास आ गई है। एक्स ने वाई में इतने शेयर्स खरीदे कि 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो गई है। 20% से ज्यादा मतलब ये एसोसिएट हुई ना अपनी, यस। तो ये मेरी एसोसिएट है। तो इन दिस केस एक्स इज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ऑफ, मैम इसका एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया हुआ है एक्ट में, ऐसे कुछ मेंशन किया है? हाँ, जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, मतलब ये इन्वेस्ट कर रही है ना इसमें, तो इन्वेस्टिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी है। किसकी? इसकी, कंपनी की। ये कंपनी है, ये रिलेटेड पार्टी है, समझा? एक्ट में कहां पर लिखा है ये देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, दिस मतलब ये वाला क्लॉज, द इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्स लिमिटेड, हुज इन्वेस्टमेंट, मैं यहां पे लिख दूं क्या? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक्स लिमिटेड, whose investment in the company मतलब Y limited would result in the company Y limited becoming the, तो X limited इन्वेस्टिंग कंपनी है, उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से Y लिमिटेड एसोसिएट बन गई, तो X लिमिटेड इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ Y। तो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। ये क्लॉज जो है ना, ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लगेगा हमें। दिस क्लॉज, कौन सा क्लॉज? ये वाला, okay, this clause shall not apply, it will not apply in respect of related party transaction। सेक्शन 188 में क्या लिखा है? रिलेटेड पार्टी टू अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ये जो क्लॉज है वो प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं करेगा। मैम एग्जाम्पल चाहिए। हमारा जो कंपाइलर है उसमें 11th क्वेश्चन पे जाओ, ये देख, कंपाइलर। आपके पास अगर अभी कंपाइलर नहीं है तो भी चलेगा, बाद में तो हम मार्किंग करने ही वाले हैं। ओके, so this is the question. ABC private company has 2 wholly owned subsidiaries, D private limited and E private limited. Are they related party? And we have discussed A, B, C and D are related party. A, B, C and E are related party. D and E are also related party. However, we will study now that an exemption is given to a private company. See, if you are a private company, only for section 188 related party transaction, D and E are not considered as related party. Okay? So, if you are a private company, then only for section 188, okay, whether they are related party transactions, they are not considered as related party. So this exemption is given to a private company that for section 188. Now, ma'am, are they related parties? Yes, yes, very much. They are related parties. But will the transactions be considered related party transactions? No. So there is a relation of related party that is going to remain. But
for section 188 related party transactions, it's not in our syllabus. Will they be considered as related party for that section 188? No. That's the only exemption you need to remember. Will any application based question be asked? This is the only type of question that can be asked. There are two solutions given. I prefer the second one. So yes, they are related party because clause B says fellow is related party. Fellow subsidiaries are related parties. So yes, they are related party, but they will not be treated as related party for related party transactions. That's there is a separate section 188 related party transactions. So only for that section they will not be considered as related party. Otherwise they are related parties. I have also made a small note for it. XYZ Private Limited has two subsidiaries. So yes, they are related party. Fellow subsidiaries are related, but they will not be considered as related party only for section 188, that is related party transactions. So transactions between them is not related party transaction, but only for private company. So they are not related parties for section 188. However, if they have common directors, okay, if they have common directors, then they will be deemed to be related parties because section 2 clause 77, section 2 clause 76 subclause 4. Let's go there. Private company in which director is a member or director. Ma'am, show it from your note. That is better. Mr. X is a director in my company. Mr. X is a director in this private company. Director is common. Then they will be considered as related party. Are you getting me? Once again. Once again. A private company has two subsidiaries. They are related party. The relation is of related party. But will they be considered as related party for section 188 related party transactions? No. Only for that section 188, they are not related party. So transactions between them is not related party transaction. But what if they have common directors? Oh, they have common directors, then a private company in which the director is common, then this becomes related party. Yes. For Y also, Z is a related party because directors are common, no? If they have common directors, okay? So let's say that director X. Now, who is the company in consideration? Now, this company over here means this. Okay? So this is the company in question. This company and this company, they have common directors. So then they become related party. And the transactions are also related party transactions. Okay? So if they have common directors, then they are not. Sorry, then they are considered as related parties. And forget this. Okay? Once again, they are two private subsidiaries. They are related party by relation, but will they be considered as related party for the transactions? No. But if they have common directors, then will they become related party? Yes. Okay. I hope it is clear. You can write this. Okay, chalo, let us continue. That was the concept of related party. Next we have remuneration. Remuneration कुछ नहीं है, ये मनी आपने दिया हुआ है प्लस परक्यूजिट्स. दैट्स इट. स्केड्यूल की डेफिनेशन तो आपको है ही नहीं. Let us come to share. So share means share in the
कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक। देखो शेयर जो होता है ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जैसे 5,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। लेकिन स्टॉक जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट, रुपीस। क्योंकि ये अमाउंट में एक्सप्रेस्ड है, इट कैन बी सोल्ड इन एनी डिनोमिनेशन। मतलब मेरे पास 5 लाख का स्टॉक है, स्टॉक इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ शेयर्स, तो इसमें से मैं 1,49,518 शेयर बेच सकती हूँ। लेकिन शेयर मैं ऐसे ऑड नंबर में नहीं बेच सकती, दैट कैन बी सोल्ड इन होल नंबर्स ओनली। जैसे मेरे पास 5,000 शेयर है तो मैं 100, 500, 1000 ऐसे बेच सकती हूँ, 400.5 नहीं बेच सकती। तो कंसोलिडेशन मतलब स्टॉक और एक ही मतलब शेयर। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल मींस जो सब्सक्राइब किया है दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस। इसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्वेट इक्विटी, भाई मेरी मेहनत है, मैंने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे रिवॉर्ड करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। अब एक ना साइंटिस्ट है, उसने एक मेडिसिन इन्वेंट की, उसको पेटेंट करा लिया, और ये पेटेंट उसने कंपनी को बेच दिया। कंपनी बोलती है यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये बनाएंगे तो पैसे आएंगे, मेडिसिन बनाएंगे तो तेरा पेटेंट यूज करके मेडिसिन बनाएंगे तो पैसे आएंगे। फिर तू एक काम कर, तू कंपनी के शेयर्स रख ले, अभी तेरे पेटेंट के बाद हम जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो तेरे पास जो शेयर है बेच के निकल जाना। तो इसको जो शेयर्स मिले हैं उसे हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 54 में। तो स्वेट इक्विटी मतलब ये इक्विटी शेयर्स हैं। किसको इशू किए मैंने, डायरेक्टर या एम्प्लॉय को। कैसे इशू किए, डिस्काउंट पे दिए या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैम डिस्काउंट पे तो शेयर्स दे ही नहीं सकते, अभी ये एक्सेप्शन इसमें चलता है। या तो आपने डिस्काउंट पे दिए या कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए। जैसे यहाँ पर मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे को पैसे आए नहीं वो शेयर्स के अगेंस्ट, मुझे वो पेटेंट आ गया, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, पैसे कमाऊंगी। अच्छा क्यों दिया है, क्योंकि लोगों ने अपना टेक्निकल नो हाउ या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर वैल्यू एडिशंस हमें दिए हैं, हमारे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, हमने शेयर्स दे दिए, तो ये उनकी मेहनत के पैसे। ये आगे पढ़ेंगे। तो टू हुम इट इज गिवन, डायरेक्टर या एम्प्लॉय। हाउ इट इज गिवन, आइदर डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हाई इट इज गिवन, क्योंकि उसने हमारे लिए ये सब काम किया है। टोटल वोटिंग पावर, अरे हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हर एक बंदा, कंपनी का हर एक मेंबर अगर वोट करे पर्सनली या प्रॉक्सी में, तो कितने वोट्स होंगे। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच may be cast with regards to any matter if all the members or their proxy are present and they vote। तो अगर हर एक मेंबर या तो खुद प्रेजेंट है या प्रॉक्सी में, तो अगर हर एक मेंबर आके वोट करे तो मेरी टोटल वोटिंग पावर क्या हो। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल मतलब इट इज जस्ट लाइक द कोर्ट, इट इज जस्ट लाइक द कोर्ट। अगर हर मैटर कोर्ट के पास जाने लगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो कॉर्पोरेट मैटर्स सबसे पहले एनसीएलटी के पास जाते, ठीक है। अगर यू आर नॉट हैप्पी तो फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पहले इधर सॉल्व कर लो। टर्नओवर का मतलब होता है ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस वर्ड मेरे लिए की वर्ड है, कहां से मिला है ये रेवेन्यू, बाय सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिर दोनों। फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने बेचा है वो ग्रॉस अमाउंट टर्नओवर है एक फाइनेंशियल ईयर। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब देयर इज नो लिमिट
ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम they get to enjoy limited liability. It is only at the time of winding up that their liability is unlimited. और ये मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात हो रही है। वोटिंग राइट्स मतलब आपको वोट करने की राइट है, या तो आप मीटिंग में आ जाओ फिजिकल मीटिंग बुलाइए हमने, आओ वोट करो, या फिर पोस्टल बैलेट से करो। देखो पोस्टल बैलेट में फिजिकल मीटिंग नहीं होती, नॉर्मली क्या होता है हम चाहते हैं कि लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। अब बुलाएंगे, आधे लोग आएंगे नहीं, हम बोलते घर से ही तू ये पेपर देता हूँ, टिक करके पोस्ट बॉक्स में डाल दे या इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दे, आने की जरूरत नहीं है। तो इससे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिलती है। तो मेंबर्स के पास वोट करने की पावर है, कहां पर, या तो मीटिंग में आ जाए या पोस्ट से भेज दे। तो अगर मीटिंग बुलाइए तो आएंगे, वरना पोस्टल बैलेट से भी आप वोटिंग करवा सकते हो। तो मेंबर जो है ये कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों मैम? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी तो मेंबर है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास हर जगह पे वोट करने की पावर तो नहीं होती ना। दे कैन ओनली वोट ऑन रेजोल्यूशंस व्हिच कंसर्न देम एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वो हर जगह थोड़ी ना वोट कर सकते। तो ये पर्टिकुलर केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हो, दे आर नॉट रिफर्ड as they have limited voting power, इसीलिए वो लोग नहीं आएंगे। इक्विटी ही आएगा मेंबर। तो कहां पर होगा ये? या तो फिजिकल मीटिंग बुलाइए, कि मैम फिजिकल नहीं है, सब घर से ही करेंगे वोट, तो ठीक है ये लोग उधर से वोट करेंगे तो उनके पास वोटिंग पावर। तो राइट ऑफ द मेंबर टू वोट, वोटिंग पावर का क्या मीनिंग होता है? राइट ऑफ द मेंबर टू वोट। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आप अपने आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये मॉड्यूल का है। कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल था 2 करोड़ का, ईच शेयर इज 10 रुपीज। एप्लीकेशंस आई 10 लाख की, लेकिन कंपनी ने इशू किए सिर्फ 7 लाख शेयर्स। कॉल किया 8 रुपीज पर शेयर, 6,000 शेयर होल्डर शेयर थे जिन्होंने पैसे ही नहीं दिए। ऑथराइज कैपिटल क्या होगा? 2 करोड़। सब्सक्राइब्ड 1 करोड़। इशूड कितना होगा? 70 लाख। उसमें से कॉल्ड अप कितना है? 70 लाख, 7 लाख इंटू 8 रुपीज, 58 लाख। उसमें से 6,000 के जो शेयर्स थे उन्होंने पैसे दिए ही नहीं। तो मैंने जितना कॉल किया था उसमें से इतना नहीं आया, तो इतना हो गया मेरा पेड अप कैपिटल। सिंपल है, लेकिन मॉड्यूल में तो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ, हमारा फर्स्ट चैप्टर भी हो गया। अगले सेशन में मैं आपके साथ शुरू करूंगी काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपाइलर को टाइम है, क्योंकि कंपाइलर में दोनों चैप्टर्स मर्ज्ड है ना, प्रिलिमिनरी एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो ये हम बाद में करेंगे। फिलहाल जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करो। अब पूरा एक बार चैप्टर गो थ्रू भी कर लेना। जब आप समरी करते हो ना तो आपको लगता है नहीं अभी सब समझ में आया, पहले लगता है बहुत ज्यादा है। समरी करोगे तो हर एक पॉइंट आपको याद आएगा। ठीक है, चलो अगली बार मिलेंगे विथ काइंड्स ऑफ कंपनी। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और उनको बोलना कि हमको इतने अच्छे से लॉ सिखा रही है मैम। अगर उनको एनरोल करना है वो भी विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com, या फिर मेरा मोबाइल नंबर तो है आपके साथ, शेयर कर दो। आई विल टॉक एंड गाइड देम पर्सनली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे हैप्पी।